नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास केवल एग्जाम पर। और आप जानते हैं जैसे कि अब हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी को हम और 1 जनवरी को हमने अध्याय भाग 1 के भाग 4 तक चर्चा कर लिए थे दोस्तों। आज हम भाग 5 की चर्चा करेंगे और भाग 5 में 5 अध्याय हैं और पाँचों अध्याय के बारे में आर्टिकल 52 से 151 तक है, जिसकी हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे। आगे चल के हम इसकी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की सीरीज में हम भाग 5 की चर्चा करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं संघ। और अध्याय 1 में है कार्यपालिका। तो आइए देखते हैं दोस्तों कार्यपालिका में क्या क्या आता है। कार्यपालिका में सबसे पहले है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसके आर्टिकल निम्न प्रकार से हैं दोस्तों। आर्टिकल 52 में है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल 55 में है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उस प्रकार के वो बात जो है आर्टिकल 55 में बताई गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। तो कैसे होता है हम जब आगे डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे दोस्तों। आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। यहाँ राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात हो रही है दोस्तों। और आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। और आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में है दोस्तों राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो उस समय के लिए जो बंदा निर्वाचित होगा उसका समय और बचे हुए समय तक जो उसका कार्यकाल होगा उसकी चर्चा की गई है दोस्तों। और आर्टिकल 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 में है दोस्तों उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 में है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। जैसे राष्ट्रपति अगर नहीं है, कहीं पर अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और वह एक राष्ट्रपति की तरह ही कार्य करेगा और उसके सैलरी और भत्ते जो है सारे वो राष्ट्रपति की तरह ही मिलेंगे उस दौरान। वो उपराष्ट्रपति पद पे नहीं रहेगा। तो इसकी चर्चा आर्टिकल 65 में है कि किस तरीके से कार्य करेगा, आगे हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 66 में है दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 में है उपराष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 68 में है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 में है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संक्षिप्त विषय। आर्टिकल 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और आगे है दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 74 और 75 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भारत का महान्यायवादी, जिसके बारे में 76 में चर्चा की गई है। 76 में है कि भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है दोस्तों सरकारी कार्य का संचालन। नेक्स्ट पॉइंट है और इसके विषय में 2 आर्टिकल हैं, एक 77 है, दूसरा 78। तो आर्टिकल 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। और आर्टिकल 78 में है दोस्तों राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अध्याय 2 नेक्स्ट है दोस्तों अध्याय 2 भाग 5 के अध्याय 2 में संसद की चर्चा की गई है दोस्तों। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। आर्टिकल 69 में है 79 यानी 79 में है संसद का गठन। आर्टिकल 80 में है दोस्तों राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 में है लोकसभा की संरचना।
आर्टिकल 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 में है दोस्तों संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। आर्टिकल 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। आर्टिकल 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 में है दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और आर्टिकल 78 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और न्यायवादी के अधिकार, महान्यायवादी के अधिकार। और नेक्स्ट है दोस्तों संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी के बारे में कौन कौन आते हैं और उसके बारे में क्या क्या चर्चा की गई है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 89 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 91 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 में है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 में है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 96 में है दोस्तों जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 में है यानी कि जब किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी है लोकसभा या राज्यसभा का, सॉरी यहाँ पे लोकसभा का है, तो वो ये आर्टिकल 96 में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। और आर्टिकल 57 में ये लोकसभा के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है दोस्तों। तब वो अपना मतलब वो स्पीकर के तौर पे काम नहीं करेगा, ये बात कही गई है यहाँ पे। आर्टिकल 97 में है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 में है संसद के सचिवालय। हाँ, यहाँ पे सभापति यानी कि आर्टिकल 89 से लेके 92 तक, 89, 90, 91, 92 ये राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 93, 94, 95 और 96 ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य का संचालन। अब कार्य का संचालन कैसे होगा आइए जानते हैं। आर्टिकल 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 में है सदस्यों यानी कि संसद सदस्य, यहाँ पे एमपी की बात हो रही है। आर्टिकल 100 में है सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। नेक्स्ट है दोस्तों सदस्यों की निरअर्हताएँ। आर्टिकल 101 में है स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 में है सदस्यता के लिए निरअर्हताएँ। आर्टिकल 103 में है सदस्यों की निरअर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आर्टिकल 104 में है दोस्तों अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। यानी कि फास्ट यानी कि उस पर जुर्माना लग जाएगा अगर वो इस तरीके के कार्य करता है तो। या तो आर्टिकल 99 के तहत उसने शपथ नहीं लिया है या उसको निरर्ह कर दिया गया है यानी कि उसकी सदस्यता छीन ली गई है या अभी वो सदस्य बना ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में वो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता है और उसकी बैठकों में भाग नहीं ले सकता है। इसके बारे में चर्चा आर्टिकल 104 में की गई है। आर्टिकल 105 में है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 106 में है सदस्यों के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है विधायी प्रक्रिया। आर्टिकल 107 में है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध।
आर्टिकल 108 में है कुछ दफाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल 108 में ये बात की गई है कि किस विधेयक पे संयुक्त बैठक हो सकती है, किस विधेयक पे नहीं हो सकती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 109 में हमने बात कर ली है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 में है विधेयकों पर अनुमति। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, और इसमें आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आमतौर की बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। तो यह 1 फरवरी को पेश किया जाता है। वैसे तो इसका काम राष्ट्रपति का है, लेकिन वित्त मंत्री इसको पटल पे रखता है। आर्टिकल 113 में है संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 114 में है विनियोग विधेयक, और आर्टिकल 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। आर्टिकल 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। आर्टिकल 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। साधारण प्रक्रिया, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों साधारण प्रक्रिया। आर्टिकल 118 में है प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 119 में है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। आर्टिकल 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 121 में है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 122 में है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अब अध्याय 3 है दोस्तों, अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, और इसके अंतर्गत एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 123। इसके में बात कही गई है संसद के विश्रांति काल में, यानी कि जब संसद नहीं चल रही हो तो अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अब अध्याय 4 में है दोस्तों संसद की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, यहाँ पे जुडिशरी की बात की गई है। और इसके अंतर्गत आर्टिकल 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 124 का में है राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। आर्टिकल 124 खा में है आयोग के कृत्य, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, इसको ये आर्टिकल संविधान संशोधन 99 के तहत इसको जोड़ा गया था इन दोनों आर्टिकल को। और आर्टिकल 124 गा में है विधि बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 125 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि। आर्टिकल 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 में है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 में है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आर्टिकल 131 का में है केंद्रीय विधियों की संविधानिक वैधता के संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता। इसको हटा दिया गया है दोस्तों, कब हटाया है इसकी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, अभी हम केवल मोटा मोटा ढांचे की चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 132 में है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 133 में है उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 134 में है दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। आर्टिकल 134 का में है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। आर्टिकल 135 में है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। आर्टिकल 136 में है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। आर्टिकल 137 में है निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। आर्टिकल 138 में है उच्चतम न्यायालयों की अधिकारिता की वृद्धि। आर्टिकल 139 में है कुछ रेट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आर्टिकल 139 का में है कुछ मामलों का अंतरण। और आर्टिकल 140 में है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ।
आर्टिकल 141 में है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। आर्टिकल 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। आर्टिकल 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 144 में है सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144 का में है विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध, इसको हटा दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 145 में है न्यायालय के नियम आदि। आर्टिकल 146 में है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 147 में है निर्वाचन। अब अध्याय 5 में है दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ये इसके बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक की चर्चा की गई है। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CGA या CAG यानी कि कैग कहते हैं। आर्टिकल 149 में है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। आर्टिकल 150 में है संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। आर्टिकल 151 में है फॉर्म परीक्षा प्रतिवेदन। तो दोस्तों आज का डिस्कशन यहीं तक था और आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम पूरे संविधान की पूरे विस्तार में चर्चा करेंगे, वो कभी तो शुरुआत किए हैं, अभी हम पूरी चर्चा और सारे संशोधन समेत सारे आर्टिकल बिल्कुल एकदम विस्तार में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार के वीडियो को लगातार पाने के लिए और सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।